जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो सॉरी कि मैं आपको कल वीडियो नहीं दे पाया। और परसों जो है आप सभी बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि सर मैंने एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि तालिबान के ऊपर भारत को हमला कर देना चाहिए। तो आपका उसके ऊपर बहुत सारे रिप्लाईज आए और सब चीज़ें आई और उसमें ये कहा कि सर क्या इंडिया जीत सकता है, क्या इंडिया तालिबान से जीत सकता है या क्या इंडियन आर्मी तालिबान से जीत सकती है। इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आप लोगों ने कहा था। अब अगर बात बच्चों इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया जाए कि क्या इंडिया तालिबान से जीत सकता है, तो सबसे पहले एक बार दोनों की कैपेसिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन, मतलब दोनों की कैपेसिटीज के ऊपर हम जो है डिस्कशन कर लें कि इंडिया और तालिबान के बीच में किस तरीके का कंपैरिजन है। दोस्तों वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कंपैरिजन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कि कहाँ तो इंडिया एक मॉडर्न डेमोक्रेसी और तालिबान एक मिडिवियल फेज का एक ऐसा कंट्री जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर, रिलीजन पर भी नहीं, रिलीजन के नाम पर सब चीज़ें उल्टा सीधा करने पे इस टाइम पर तुला हुआ है। आउटकम किसी तरीके का कुछ नहीं है और परेशान दुनिया को इस समय पर बहुत बुरी तरीके से कर रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया जो मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं एडवांस्ड डेमोक्रेसीज, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और 70 साल से कामयाब डेमोक्रेसी, 75 साल से कामयाब डेमोक्रेसी, और जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था उस चीज़ के अंदर भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसको अगर देखा जाए तो वो भी काबिल तारीफ। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान किस तरीके का ये समूह है, ग्रुप है, ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे के पूरे बैटलफील्ड को छोड़कर गया, जिस तरीके से अमेरिका ये बैटलफील्ड को छोड़कर गया, या यहाँ से यूं कहें बड़गाम एयरबेस को छोड़कर भागा, उससे साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं, और उसके बाद तालिबान ने जिस तरीके से अपनी पावर को डिक्लेयर किया कि यहाँ हम जीते हैं, इससे पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया कि तालिबान को कोई नहीं हरा सकता, या तालिबान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा दिया। सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को हराया। इसके ऊपर डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो इंडिया की ताकत के बारे में अगर अंदाजा लगाया जाए तो इंडिया की एयरफोर्स तालिबान के पास नाम की भी नहीं है। इंडिया की मिलिट्री 13 लाख की स्टैंडिंग आर्मी और 25 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर हमारी आर्मी है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेकर बजट से लेकर हर चीज़ के अंदर एक एडवांस्ड और मॉडर्न आर्मी इंडिया की, कंपैरेटिवली तालिबान के जो कि लड़ाके चोरी, अमेरिका के चोरी के हथियारों से और इस तरह सोवियत यूनियन के चोरी के छोड़े हुए हथियारों से, या अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों और पाकिस्तान के स्मगल किए हुए हथियारों के दम पर इस टाइम पर जीत का दावा कर रहे हैं। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे में तो एडवांस वेपन्स, इंडिया से कहीं ज्यादा एडवांस आर्मी या मिलिट्री जो है वो तो अफगानिस्तान की भी थी। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के अफगानिस्तान से अमेरिका, सॉरी, एडवांस आर्मी अमेरिका की भी थी, और अमेरिका कैसे हार के चला गया। तो दोस्तों असलियत में यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तालिबान खड़ा हुआ था। और दोस्तों मजे की बात यह है कि तालिबान ने जो वॉरफेयर यूज किया वो असलियत में था गुरिल्ला वॉरफेयर। इस गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये है कि असलियत में अफगानिस्तान की तोरा बोरा से लेकर हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस की गुफाओं के अंदर जाकर छिप जाओ, पहाड़ियों के जो छोटे छोटे जो वैलीज हैं उनके अंदर जाकर छिप जाओ, जहां ड्रोन और सैटेलाइट कुछ भी आपको पकड़ ना पाए, और घात लगाकर आर्मी पर हमला करो। लेकिन क्या ये तालिबान की टोटल फोर्स को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो 70,000 के करीब की फोर्सेस थी। और जब प्रेजेंटली अमेरिका जब यहाँ से छोड़कर गया तो 3,500 सोल्जर्स अमेरिका के थे। कंपैरिजन यहाँ 20 टाइम्स का था। लेकिन क्या यहाँ पर सामने सामने लड़ाई हुई? तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो 2013 के बाद अमेरिका का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हमला इसको नहीं हुआ, एक काबुल एयरपोर्ट पे अटैक को छोड़ दिया जाए तो। और दूसरा 2013 के बाद अगर आप देखेंगे
तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट 2017 के बाद तो अमेरिकन फोर्सेस से इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन फोर्सेस के पास यहाँ पर ना के बराबर फोर्सेस थी और कहीं ना कहीं इनसे लड़ने का काम जो था वो अफगान फोर्सेस कर रही थी। रही बात गुरिल्ला वॉरफेयर की, तो देखो दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर में हमेशा वो पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है जिसके पास सबसे पहली बात कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। यहाँ पर आप सभी तालिबानियों को उठाकर देखेंगे तो तालिबानियों में किसी ने भी कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी। वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उस कपड़ों को या उस लिबास को पहनकर घूमते हैं जो कि एक आम अफगानी पहनता है। यानी इस गुरिल्ला वॉर में क्या करते हैं, बहुत ही सधी हुई टैक्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। इस सधी हुई टैक्टिक के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो अमेरिकन के ऊपर चोरी छिपे, जैसे इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किए जाते हैं कश्मीर के टेररिस्ट या नक्सलाइट्स के द्वारा। ये लोग क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद आर्मी के ऊपर अटैक किया या इंडिया की जो भी फोर्सेस होती हैं उन पर अटैक किया। अमेरिका के अंदर भी ये गुरिल्ला वॉरफेयर में यही करते थे। उसके बाद अटैक करके भाग गए और भागकर चुपचाप अपने गांव के अंदर आम आदमी के कपड़े पहनकर चुपचाप वहां पर छिप गए। अब मान लिया आर्मी ने या किसी भी फोर्स ने वहां पर दबिश डाली तो वो असलियत में आर्मी को प्रोवोक करेंगे ताकि आर्मी गोलियां चलाए और आम आदमी मारा जाए। आम आदमी जैसे ही मारा जाएगा ऐसे में ह्यूमन राइट्स का दबाव उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या आर्मी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अगर वैसे ही किसी को मारें या ह्यूमन राइट्स को मारें तो इनके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स का दबाव नहीं होता। इसलिए ह्यूमन राइट्स के नाम पर सबसे पहले इन सरकारों के हाथ बंधे हुए होते हैं, जो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरफ से हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना यह है इसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद ये है कि तालिबानी आम आदमी यहाँ तक कि औरतों तक के पीछे छिपके अपनी जान बचाते थे और उनके पास कैपेसिटी नहीं होती थी किसी भी तरीके से अपने आप को अमेरिका के सामने स्ट्रगल करने, मतलब स्टैंड करने की। अब यही अमेरिका फंस गया कि गुरिल्ला वॉरफेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या कि छुप के वार करेगा सामने वाला दुश्मन और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और ह्यूमन राइट से लेकर दुनिया के जितने भी लॉज हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आपका दुश्मन उनमें से एक भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जिसका नतीजा ये होता था कि अमेरिकन को एक एक ऑपरेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंतजार करना पड़ता था ताकि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। और इसमें बहुत सारी बार तो ऐसा भी होता था कि पकड़ा गया टेररिस्ट और मारा गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, लेकिन ह्यूमन राइट्स के नाम पर, वायलेशन के नाम पर शोर मचना शुरू हो गया। अब क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक रूल्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और यहाँ पर इन डेमोक्रेटिक रूल्स के ऊपर ही मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था। लेकिन हाँ, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, डेमोक्रेसी के अंदर अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमन राइट से लेकर दूसरे प्रोटेस्ट की। और कब आपके ही बीच के लोग आपको आपकी खिंचाई करने के लिए आपके दुश्मनों का साथ देने लग जाएं, इसमें आपको कुछ मतलब भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी कुछ भी कर सकता है, पक्की बात है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों इसके अगले पार्ट को देखा जाए। अगला पार्ट है यहाँ पर इंडिया। अब सवाल ये है अगर इंडिया यहाँ पर घुस जाए तो मैंने आपको इंडिया को वहां पर सीधे जाकर जंग के मैदान में खड़े होने के लिए नहीं कहा। अगर आप देखें तो अमेरिका ने यहाँ पर 2 वॉर लड़े। फर्स्ट अफगान वॉर के अंदर अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। उसमें उसने इन कबीलाई लोगों के हाथ में हथियार पकड़ाकर जिहाद का नारा देके इन सबको भगाने की तैयारी कर ली थी और भगा भी दिया था। रशिया यूएसएसआर को भगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमेरिका सक्सेसफुल होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकला और रशिया ने वहां घुसकर, उस जगह पर घुसकर उन लोगों के बीच में रहकर, साथ देकर या अपोजिशन करके अपने आप को उनकी एक पार्टी बना लिया। इस वजह से रशिया उस वॉर में फंस गया। बल्कि अमेरिका उस वॉर में रहते हुए भी नहीं था, वहां सिर्फ उसके भेजे हुए हथियार थे, आइडियोलॉजी थी और पाकिस्तान जैसा एक चमचा था। सेकंड अफगान वॉर के अंदर अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की वो वही थी जो कि यूएसएसआर ने 1979 में की थी। अमेरिका यहां पर सीधा कूद गया और सीधा कूदने के बाद अलग अलग कबीलाई ग्रुप्स के बीच में एक पार्टी बनकर रह गया।
अलग अलग कबीलाई ग्रुप्स में अगर एक पार्टी बनकर रह जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि अब ये कबीले अमेरिका को भी अपने बीच का एक कबीला समझेंगे और कौन किसके साथ खड़ा होगा और कौन किसके अपोज होगा, ये आप इस चीज को नहीं डिसाइड कर सकते। इसीलिए मैंने इंडिया के बारे में ये कहा कि इंडिया को किसी भी सिचुएशन में यहां पर इंटरफियर करना चाहिए और उस युद्ध में कूदना चाहिए, लेकिन उस युद्ध में कूदने का कोई भी मतलब ये नहीं है या ये ना समझा जाए, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह मेरे को इस टाइम कह रहे हैं कि सर क्या इंडिया के लड़के इतने क्या नाम है फालतू हैं कि वहां जाके कूद पड़े। असलियत में इंडिया के किसी भी लड़के को वहां के बैटल फील्ड में उतारने के बाद वहां उस बैटल फील्ड में उतार कर मैं इंडिया के एक भी सैनिक की या नागरिक की जान खतरे में नहीं डालने की कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब इंडियन गवर्नमेंट के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक अपॉर्चुनिटी है, टाइम है। तालिबान के लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जो है मान मुनव्वल के लिए इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अगर इंडिया उन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो उन सेक्शंस को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप देखेंगे कि इनकी सिर्फ अव्वल में इंडिया को लीवरेज मिलना शुरू हो जाएगा और वो लोग इंडिया को अपने साथ खड़ा करके, यानी इंडियन ग्रुप्स वाले इंडिया को अपने साथ खड़ा करके अफगानिस्तानी सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अगर वो सरकार में शामिल हुए। और अगर वो सरकार में शामिल नहीं हुए तो उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की सेनाओं से लड़ना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने वहां पर अपनी आर्मी नहीं भेजनी, बल्कि वहां अपनी आर्मी भेजने की जगह इंडिया को एक काम करना चाहिए, वहां पर अपने 2 से 4 या जितने भी पॉसिबल हो सकें अपने सपोर्टिंग ग्रुप्स को ढूंढना चाहिए। उनको आर्म्स एम्यूनिशन से लेकर, पैसे से लेकर, रिसोर्सेज से लेकर, दूसरी गाइडेंस से लेकर सब चीजें देनी चाहिए। यहां तक कि उनको सैटेलाइट सपोर्ट या इमेजिंग सपोर्ट भी देनी चाहिए ताकि वो तालिबान के ऊपर डोमिनेट कर सकें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये इसके पीछे का लॉजिक बताया था कि पाकिस्तान को अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर, यहां पर मैंने आपको लॉजिक बताया था, स्क्रीन पर देखेंगे कि अगर पाकिस्तान को उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज कर लिया जाता है तो पाकिस्तान यहां पर हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और इंडिया अपना पूरा फोकस चाइना के साथ यहां पर दूसरी डेवलपमेंट्स के लिए कर पाएगा। यहां पर इंडिया से, ईरान से लेकर रशिया तक की सारी सपोर्ट्स इंडिया को मिलती हुई नजर आएंगी और अफगानिस्तान के अंदर भले ही इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन पर में ना पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उस फ्रंट पे एंगेज करने में कामयाब हो जाएगा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लेकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की हल्की फुल्की सपोर्ट एक लिमिटेड नंबर्स में सपोर्ट प्रोवाइड करके पाकिस्तान को उसके घर में ही परेशान किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप वहां पर खुद जाकर सीधा कूदें या हमारे किसी भी एक सैनिक को वहां भेजें। वहां हर आदमी खुद ही लड़ने के लिए तैयार है। आपको उन्हें लड़ने के लिए सिर्फ हथियार, पैसा, गोला बारूद और एक मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इंडिया ये मॉरल सपोर्ट और ये सब चीजें प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाता है तो यकीन मानिए जिस तरीके से इस अफगान वॉर के अंदर फंस के यूएसएसआर मरा था, इस अफगान वॉर में फंस के अमेरिका की फजीहत हुई है, पाकिस्तान इसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट कर चुका है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अगर डायरेक्ट उसमें दोबारा से इंटरफियर करेगा तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान एंटी पाकिस्तान मूड में आएगा, जिसका सीधा सीधा फायदा ये होगा कि इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफी हद तक शांत रहेगा, पाकिस्तान कमजोर रहेगा और इंडिया अपने प्लान्स वहां पर एग्जीक्यूट कर सकता है। वहीं अगर हम इस चीज़ को नकार देते हैं, हालांकि जो भी हमारे बड़े लोग समझे या जो भी हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो समझे, लेकिन अगर इंडिया इस प्रोसेस को नकार देता है तो कहीं ना कहीं वो जो वॉर है वो हमारे डोर स्टेप पे आ जाएगी। वो जो आतंकवाद है और ज़्यादा बड़े लेवल पे हमारे डोर स्टेप पे आएगा, जिसका सीधा सीधा असर ये होगा दोस्तों कि हम आने वाले समय में परेशानियों से घिरते चले जाएंगे। इसलिए मैंने एक सजेशन दिया, उसको ठीक ढंग से इंटरप्रेट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।